हम ये सोचें कि जो मार्केट है वो सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का ही होता है, तो क्या ये सोचना ठीक होगा? बिल्कुल नहीं। मार्केट बहुत तरीके के होते हैं और जो यूनिट अभी हम कर रहे हैं विच इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, इस यूनिट में हमने फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ा है। सो इस वीडियो में हम फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। आज के इस वीडियो में हम फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट को डिस्कस करने वाले हैं। फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज को तो हमने डिस्कस कर लिया है कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, कैसे कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं। फिर उसके बाद में अब हम ये देखने वाले हैं कि भाई जो फॉरेन एक्सचेंज डिमांड और सप्लाई के बारे में तो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये डिमांड और सप्लाई ये होते कहाँ पे हैं, है ना। आज अगर मुझे किसी करेंसी की जरूरत है तो मैं कहाँ पे जाऊंगी, मैं कैसे किस तरीके से मैं उस करेंसी को जो मेरी नीड है उसको फुलफिल करूंगी, तो ये सब चीजें हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट होता है ये आपको फिजिकली कहीं नहीं दिखेगा, ऑलराइट। ये आपको ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा फिजिकल मार्केट है जैसे अपने बाकी मार्केट्स होते हैं गुड्स और सर्विसेज के, वैसा कोई मार्केट है और आप जाएंगे और वहां पे जाकर के आप एक्सचेंज कर लेंगे या फिर वहां पे जाके जो भी आपकी नीड्स है उसको आप फुलफिल कर लोगे, ऐसा नहीं होता। तो ये कोई फिजिकल मार्केट नहीं है। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम क्या बात करने वाले हैं कि जो भी एक्सचेंजेस होते हैं, राइट, जितने भी तरीके के एक्सचेंजेस होते हैं एक कंट्री से दूसरे, जैसे इंपोर्ट होते हैं गुड्स, एक्सपोर्ट होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हमें जब इंपोर्ट करते हैं तो हमें मतलब उनकी करेंसी में हम उनको पेमेंट करेंगे, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी करेंसी में वो हमें पेमेंट करेंगे। सो इस तरीके से काफी बार ऐसा होता है कि पेमेंट बहुत बड़ा बड़ा होता है, राइट। काफी बार ऐसा होता है कि आपके पास में उतना रिजर्व नहीं रहता है। सो ये सारे फंक्शंस एकदम स्टेबली वर्क करें, तो इसी वजह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को एस्टेब्लिश किया गया है। So foreign exchange market refers to the market of national currencies। अब ये जो मार्केट है वो किसका है? नेशनल करेंसीज का। इस नेशन में जितनी भी करेंसीज है वो सारी इस मार्केट में आपको मिलेंगी, of different countries in the world. It is a center of trade for different currencies। So यहाँ पे क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अलग अलग तरीके की करेंसीज जो है उनके बीच में ट्रेडिंग होती है। Buyers and sellers in foreign exchange market wish to buy or sell foreign exchange। अब जैसे सारे ही मार्केट में हमें दो तरीके के लोग दिखने को मिलते हैं, एक होते हैं बायर, एक होते हैं सेलर्स, तो वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी यहाँ पे भी आपको बायर्स और सेलर्स देखने को मिलेंगे। ओके, अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कुछ फंक्शंस हैं। अब कौन कौन से फंक्शंस हैं ये हम समझते हैं। सो टोटल मिला के 3 फंक्शंस हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज ट्रांसफर फंक्शन। अब ये क्या है ये हम समझते हैं। सो मान लीजिए कि आपको कहीं दूसरे कंट्री से कुछ खरीदना है, ओके, या फिर आप किसी दूसरी कंट्री में घूमने गए। सो वहां पे आपको क्या चाहिएगा, उनकी करेंसी चाहिएगी, क्योंकि अगर आप वहां से कुछ खरीद रहे हो, मान लो अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो आपको पेमेंट करना होगा। अब आप पेमेंट अपनी करेंसी में तो करोगे नहीं, राइट। अगर आप मान लीजिए यूएसए गए तो आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी, आप रुपीज तो वहां पे चला नहीं सकते हो। सो ये क्या होता है कि आपकी जो ये परचेजिंग पावर है ये बनी रहे, इसलिए जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ये इस रोल को प्ले करता है, ऑलराइट, ताकि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो किसी दूसरे कंट्री में जाकर के या फिर आप जब कोई चीज खरीदते हो तब वो उस चीज को वहां पे मतलब वो चीज खत्म ना हो जाए। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो ट्रांसफर फंक्शन है इसका जो रोल है वो प्ले करता है। सो इट इम्प्लाइज ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। आपकी जो परचेजिंग पावर है, आप अगर अपनी ही कंट्री में हो तो आप इजीली मार्केट गए, आपने पैसे दिए, आपने सामान खरीदा, ओके, ऑलराइट। अब आप जब एज अ टूरिस्ट किसी दूसरे कंट्री में गए, आपको वहां पे कोई चीज पसंद आ गई, आपको वो चीज खरीदनी है, या फिर आपको जाने के लिए भी अगर आप सोच रहे हो तो आपको उस कंट्री की करेंसी चाहिएगी, राइट, क्योंकि आप अपनी करेंसी को लेकर के वहां पे तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते हो, बिल्कुल। सो इस कंडीशन में क्या होगा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपको हेल्प करेगा, तो जो आपकी परचेजिंग पावर है उसको कायम रखेगा। इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो क्योंकि यहाँ पे हमने इनिशियली ये देखा था कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इस नेशन की मतलब जितने भी नेशन है उन सब की करेंसीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो जब भी हम बात करते हैं परचेजिंग पावर की इन डिफरेंट कंट्रीज, तो यहाँ पे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कंसिडर करते हैं, यानी कि आप चाहे किसी भी कंट्री में चले जाएं, अगर आपको वहां जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं वहां की करेंसी चाहिए तो आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से आप अपनी करेंसी देकर के और उस करेंसी को ले सकते हो, ऑलराइट। सो पहला फंक्शन हम समझ चुके हैं दैट इज ट्रांसफर फंक्शन। अब दूसरा फंक्शन समझते हैं दैट इज क्रेडिट फंक्शन। ओके, सो क्रेडिट फंक्शन को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक तरफ हम लेते हैं इंडिया को,
एक तरफ हम लेते हैं दूसरी कंट्री को विच इज यूएसए। इंडिया क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई भी गुड्स या सर्विसेज और यूएसए में इंपोर्ट हो रहा है। और बीच में रोल कौन प्ले कर रहा है, बैंक। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब ऐसी ट्रेडिंग होती है तो पेमेंट, अब देखो अगर पेमेंट यहाँ पे पहले हो गई, मान लीजिए पहले हो गई, तो उनके लिए रिस्क है कि भाई डिलीवरी जो हो, जो गुड्स और सर्विसेज की जो भी है उसकी डिलीवरी होए ना होए, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों ही कंट्रीज में जब ट्रेडिंग होती है तो रिस्क रहता है कि भाई मान लीजिए कि इंडिया ने एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन अभी क्या गारंटी कि यूएसए इनको पेमेंट करे ना करे, या फिर ये हो सकता है कि यूएसए ने पेमेंट कर दी लेकिन इंडिया ने डिलीवरी ही नहीं करी। ओके, सो यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज के लिए रिस्क है। सो यहाँ पे इंडिया क्या करेगा कि इनको डिलीवरी तो करेगा, साथ में एक बिल ऑफ एक्सचेंज भेजेगा। ठीक है, मतलब एक बिल पे लिख के भेजेगा कि भाई आपका इतना इतना अमाउंट है एंड यू हैव टू पे। ठीक है, अब जब इनके पास में महीने 2 महीने बाद में जब भी डिलीवरी होगी, तब तक के लिए क्या हो गया कि इंडिया ने एज अ क्रेडिट दे दिया उनको, एज अ उधारी तो दे दिया क्योंकि अभी तक पेमेंट तो हुई नहीं है, तो जो भी डिलीवरी है वो एज अ क्रेडिट उनके पास में गई है, सिर्फ साथ में उनको क्या दिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है। अब क्या हुआ, जब इनके पास में यूएसए के पास में जब भी डिलीवर हुए गुड्स या सर्विसेज जो भी है, जब भी डिलीवर हुए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेमेंट करी। अब पेमेंट किसको करी, डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकते, यूएसए डायरेक्ट इंडिया को पेमेंट नहीं कर सकेगा, तो यहाँ पे यूएसए बैंक को पेमेंट करेगा, किसमें, यूएस डॉलर में। और फिर बैंक क्या करेगी, बैंक इंडिया को पेमेंट करेगी जो अमाउंट है इन रुपीज। ओके, सो यहाँ पे जब यूएसए ने बैंक को पेमेंट किया, सो यहाँ पे किसका रोल आया, यहाँ पे आया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का रोल, जिसमें क्या हुआ, ये एक्सचेंज मतलब एक करेंसी एक्सचेंज हुई दूसरी करेंसी के लिए। सो यहाँ पे बैंक को यूएस डॉलर मिला और फिर बैंक ने क्या किया, उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, क्रेडिट फंक्शन। सो इट इम्प्लाइज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्रेडिट तो दिया है इंडिया ने इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्रेडिट फंक्शन होता कैसे आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ पे इसको हम एक बार दोबारा से समझते हैं क्विकली। सो यहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए को, मान लीजिए कोई गुड्स। सो यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो क्रेडिट बेस पे होती है। ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए कि पहले पेमेंट पहुंच गई लेकिन डिलीवरी नहीं हुई, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पहले डिलीवरी हो गई लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं हुई। तो यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज को क्या देखने को मिलेगा, रिस्क देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो क्रेडिट बेस पे होती है। सो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, साथ में एक बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा। ठीक है, इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे जो भी अमाउंट है, जो कुछ भी है, वो यूएसए को भेजा। यूएसए के पास में जब भी डिलीवरी पहुंची, यूएसए ने क्या किया, उस अमाउंट को बैंक में, ओके, बैंक में ट्रांसफर किया। फिर बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की हेल्प से उस अमाउंट को रुपीज में इंडिया को पे कर दिया। ओके, सो इस तरीके से ये क्रेडिट फंक्शन होता है। ओके, सो द नेक्स्ट फंक्शन इज हेजिंग फंक्शन। अब हेजिंग क्या होता है कि आज की डेट में हम जो भी रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको लॉक करके रख रहे हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है इसे हम समझते हैं। सो मान लीजिए कि कोई इंडियन है और उन्हें यूएसए से मशीन खरीदनी है। ठीक है, अब उस मशीन की जो प्राइस है वो है 1 लाख यूएस डॉलर। ठीक है, और इसी बीच जो यूएस डॉलर की जो प्राइस है वो रुपीज की वैल्यू की कितने, 70 रुपीज के बराबर है। सो 70 रुपीज किसके बराबर है, 1 यूएस डॉलर के बराबर है। ठीक है, और वो जो इंडियन जो मशीन खरीदना चाह रहे हैं उस मशीन की प्राइस कितनी है, 1 लाख यूएस डॉलर। सो यहाँ पे अब ये जो इंडियन है जो कि उस मशीन को खरीदना चाह रहे हैं, अब इनके लिए ये प्राइस कितनी हुई, 70 लाख रुपीज। ओके, अब इस मशीन को खरीदने के लिए इन्हें कितने अमाउंट देना है, 70 लाख रुपीज इनको पे करना है। ओके, अब क्या हुआ, अब इन्होंने ये बोला कि जो भी इंडियन है उन्होंने बोला कि भाई मैं ये मशीन खरीदूंगा तो सही, लेकिन ये मैं आज की तारीख में नहीं खरीदूंगा, ये मैं मान लो कि मैं ये 1 महीने बाद की तारीख में खरीदूंगा। ठीक है, लेकिन जो आज का रेट ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि जो ये 70 रेट ऑफ एक्सचेंज है, 70 रुपीज जो कि 1 यूएस डॉलर के, इसको मैं लॉक कर रहा हूं, है ना। चाहे भले मैं 1 महीने बाद की डेट आपको दे रहा हूं, लेकिन मैं पेमेंट इसी के हिसाब से करूंगा। ओके, अब क्या हुआ कि 1 महीने बाद का दिन आया, जो भी दिन उन्होंने प्रॉमिस किया था वो दिन आया, और अब उनकी किस्मत ऐसी है कि उनकी किस्मत इतनी अच्छी निकली कि 1 यूएस डॉलर 1 महीने बाद में कितने के बराबर हो गया, 80 रुपीज के बराबर हो गया। तो इनके लिए तो ये फायदा ही हुआ। अगर इस चीज को ये लॉक नहीं करते, इस रेट को ये लॉक नहीं करते, तो उन्हें 70 लाख की जगह 80 लाख रुपीज देने पड़ते।
ठीक है। या फिर अब दूसरी सिचुएशन हम देखते हैं, मान लीजिए कि इनकी किस्मत खराब हुई और अब यहाँ पे जो $1 की जो प्राइस है वो कितनी हो गई, 30 रुपीज हो गई। तो अब क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इस प्राइस को लॉक कर दिया था, इसलिए इनको 70 लाख रुपीस ही देने पड़ेंगे। बाकी अगर इसको लॉक नहीं करते तो हो सकता है कि इनकी जो मशीन जो ये खरीदना चाह रहे हैं वो 30 लाख रुपीस में भी आ जाती, ठीक है। पर दोनों ही तरीके की सिचुएशन होती है, दोनों ही तरीके का रिस्क होता है इसमें। पर अगर मान लीजिए $1 80 का हो गया होता, 80 रुपीस का हो गया होता, तब इनको 80 लाख रुपीस देने पड़ते। अब ऐसी अनसर्टिनिटी को ना फेस करें, इसलिए इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने हेजिंग का यूज किया था और उस रेट को वहां पे लॉक कर दिया था। ऑलराइट, सो हेजिंग फंक्शन क्या होता है, इट एम्प्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशंस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब ये जो भी वेरिएशंस होते हैं, इसमें जो रिस्क अकर होता है, इसमें जो रिस्क होता है, इससे प्रोटेक्ट, इससे बचने के लिए हेजिंग फंक्शन यूज किया जाता है। एक्सचेंज रेट इज लॉक फॉर फ्यूचर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब ये जो एक्सचेंज रेट है, इसमें क्या कर दिया जाता है, इस एक्सचेंज रेट को लॉक कर दिया जाता है। ऑलराइट, सो ये तीनों ही फंक्शन, सबसे पहले हमने समझा ट्रांसफर फंक्शन, फिर हमने समझा क्रेडिट फंक्शन और लास्ट में हमने समझा हेजिंग फंक्शन। सो आई होप कि ये तीनों ही फंक्शंस आपको क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किस तरीके से ऑपरेट होता है, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है स्पॉट मार्केट, यानी कि करंट मार्केट, जिसमें करंट जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, करंट बाय या सेलिंग होती है, दैट इज नोन एज स्पॉट मार्केट। और फिर दूसरा है फॉरवर्ड मार्केट, जिसमें जो पेमेंट है वो बाद में की जाती है। सो स्पॉट मार्केट यानी कि करंट मार्केट। स्पॉट मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट which handles only spot transactions या और current transactions। So spot market में क्या होता है, जो current transactions होते हैं वो spot market handle करता है। फिर its principal characteristics are, अब spot market के characteristics क्या है, in terms of period of transactions स्पॉट मार्केट इज डेली नेचर। अब पीरियड ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे अगर हम देखें तो ये क्या है, डेली नेचर, यानी कि डेली ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो किस में ऐड ऑन होते हैं, स्पॉट मार्केट में। इट डज नॉट ट्रेड इन फ्यूचर डिलीवरीज। अब इसमें फ्यूचर डिलीवरीज का कोई रोल नहीं होता है। द रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज डिटरमाइंड इन द स्पॉट मार्केट इज नोन एज स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। जो रेट ऑफ एक्सचेंज होती है स्पॉट मार्केट में, उसे क्या कहा जाता है, स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। अब मान लीजिए जैसे दूध के जो भाव होते हैं, है ना, काफी बार क्या होता है कि 30 रुपए किलो दूध मिलता है ना, और जब शादियों के सीजन आते हैं तो वही दूध की प्राइसेस क्या हो जाती है, 90 रुपीज पर केजी, है ना। अब स्पॉट मार्केट अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो जिस दिन 30 रुपए केजी था उस दिन हमने 30 रुपए केजी ले लिया, जिस दिन 90 रुपीज केजी था उस दिन हमने 90 रुपीज केजी ले लिया, ठीक है। तो जिस दिन की जो रेट है हम उसी अकॉर्डिंग वहां पे रिएक्ट कर रहे हैं। सो द रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज डिटरमाइंड इन द स्पॉट मार्केट इज नोन एज स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। तो इस रेट को क्या मानते हैं, स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज मानते हैं। द स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज और करंट रेट ऑफ एक्सचेंज इज दैट रेट which prevails at the time when transactions are made। जब ट्रांजैक्शन हो रहा है उस टाइम पे क्या रेट चल रही है, that is known as spot rate of exchange। अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड मार्केट की। सो फॉरवर्ड मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट। अब फॉरवर्ड मार्केट वो मार्केट होता है विच हैंडल सच ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो कि वो सारे ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता है दैट आर मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी, जो कि फ्यूचर डिलीवरी के लिए बने गए हैं। ओके, such transactions are signed today but are to be materialized or are to be honored on some future date। अब मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरे घर में शादी है 1 महीने बाद, ओके, और मुझे पता है कि मेरे घर में जब शादी है तो उस टाइम पे हमारे जो भी मिठाइयाँ बनी है, जो कुछ भी होगा, तो उस टाइम पे दूध की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ऑलराइट, अभी दूध की रेट चल रही है मान लो 50 रुपीज पर केजी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैं गई उन दूध वाले भैया के पास में, मैंने उनको बोला कि भैया देखो, महीने भर बाद में मेरे घर में शादी है, ठीक है। अब मैं इस तारीख को, मैं आज ये डेट फिक्स कर रही हूँ आपके साथ में, और इस पर्टिकुलर तारीख को आप जो भी रेट होगी मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप मुझे दूध दोगे इसी रेट पे, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, ये हुआ फॉरवर्ड मार्केट। ये मैंने फॉरवर्ड प्राइस उनके साथ में एक तरीके से डील कर ली। अब वो दिन आया, ठीक है, जिस भी दिन को मेरे को लेनी थी डिलीवरी। अब मैं गई उनके पास में और मैंने उन्होंने बोला कि मैंने कहा भैया आपसे मेरी बात हुई थी और आप मुझे 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से दूध दे दो। अब क्या हुआ कि मेरी किस्मत इतनी खराब, उस दिन दूध के भाव क्या चल रहे हैं, 10 रुपीज पर केजी, ठीक है, 10 रुपीज पर केजी का भाव है।
अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा, लॉस फेस करना पड़ा। लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि शादियों का सीजन है तो मैंने ये समझदारी दिखाई और मैंने पहले ही इनके साथ में भाव फिक्स कर लिया। हो सकता है कि उस दिन का भाव होगा 90 रुपीज पर केजी का, तो यहाँ पे मुझे फायदा हो गया। यानी कि जो फ्यूचर में जो भी मुझे पेमेंट करनी है वो मैं आज की तारीख में क्या कर लूं, उनके साथ में डील कर लूं, यानी कि आज की तारीख पे मैं उसे फिक्स कर लूं। एक बार वापस देखते हैं फॉरवर्ड मार्केट। सो फॉरवर्ड मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट व्हिच हैंडल्स सच ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज that are meant for future delivery। अब इसकी डिलीवरी तो मुझे फ्यूचर में चाहिए, लेकिन इसकी जो रेट है वो मैंने आज फिक्स कर दी है। ओके, सच ट्रांजैक्शंस आर साइंड टुडे। अब इसके जो ट्रांजैक्शन है वो तो मैंने आज साइन कर दिए हैं, बट आर टू मेटेरियलाइज और आर टू बी ऑनर्ड ऑन सम फ्यूचर डेट। लेकिन इसकी जो डिलीवरी है वो मुझे कभी फ्यूचर में, जब भी मैंने जो भी डेट इनके साथ में साइन की है तब मुझे इसकी डिलीवरी मिलेगी। Principal characteristics of forward market are it only caters to forward transactions। ये सिर्फ और सिर्फ forward transactions को ही consider करता है forward market। It does not deal with spot transaction। अब ये spot transaction को deal नहीं करता है। अब ये चीज नहीं हो सकती है कि मैंने पहले से रेट उनके साथ में डील कर ली, फिर उस दिन जिस दिन मैं गई उस दिन मुझे पता चला कि रेट तो बहुत कम चल रही है आजकल, तो मैं उनसे बोल दूं कि भैया प्लीज आप मुझे 10 रुपए केजी के हिसाब से दे दो। तो वहां पे ये चीज इस तरीके से नहीं वर्क कर सकती। आपने एक बार जो कमिट कर दिया आपको उसी तरीके से यहाँ पे वर्क करना होता है। ओके, it defines or determines forward exchange rate, the exchange rate at which forward transactions are to be honored। अब ये forward exchange rate को determine करता है कौन, forward market। ओके, सो यहाँ पे अभी तक हमने दो तरीके के मार्केट पढ़ लिए हैं। एक है spot market जिसमें current transactions होते हैं, और एक है forward market जिसमें forward transactions यानी कि future transactions होते हैं। ओके, Why are forward transaction contracted? अब ये जो forward transactions है ये contracted क्यों होते हैं, इसमें contract क्यों किया जाता है? So to avoid the risk of any adverse challenge in the rate and to make speculative gains। So यहाँ पे दोनों ही situations मैंने बताई थी कि हो सकता है जो भी रेट मैंने फिक्स करी है उससे कम, जिस पर्टिकुलर डे के लिए मैंने की उस दिन कम रेट हो, या फिर हो सकता है उस रेट से काफी एक्सपेक्टेड ज्यादा रेट हो। तो इन दोनों ही सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या होता है, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। ओके, so to avoid the risk of any adverse challenge in exchange rate and to make speculative gains। Alright, okay, so I hope कि आज के इस वीडियो में जो हमने फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट के बारे में डिस्कस किया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमारे पास में स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट के बीच में एक डिफरेंस है, इसको भी हम फटाफट से कवर करते हैं। सो स्पॉट मार्केट क्या है, इट हैंडल्स करंट ट्रांजैक्शन, और वहीं फॉरवर्ड मार्केट क्या है, इट हैंडल्स ट्रांजैक्शंस मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी, जो कि फ्यूचर डिलीवरी के लिए बने होते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइंड इन दिस मार्केट इज कॉल्ड स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। अब स्पॉट मार्केट में जो भी रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन की जाती है उसे क्या कहते हैं, स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज। और वही फॉरवर्ड मार्केट में जो भी रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन की जाती है उसे कहते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट या फिर कॉन्ट्रैक्टेड एक्सचेंज रेट। इट डज नॉट अलाउ हेजिंग। अब इसके अंदर आप हेजिंग नहीं कर सकते हो, यानी कि आप रेट फिक्स नहीं कर सकते हो, लेकिन फॉरवर्ड मार्केट में आप हेजिंग कर सकते हो। ओके, हेजिंग मीन्स अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ एन एडवर्स चैलेंज इन एक्सचेंज रेट बाय साइनिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। आप पहले से ही फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को साइन कर देते हो फॉर फ्यूचर डिलीवरी। ओके, सो दिस इज हेजिंग। आगे बढ़ते हैं। स्पॉट एक्सचेंज रेट, सो ऑल्सो नोन एज करंट एक्सचेंज रेट। अब स्पॉट एक्सचेंज रेट को और किस नाम से जानते हैं, करंट रेट ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। इट इज दैट रेट ऑफ एक्सचेंज, ये वो एक्सचेंज रेट है which prevails in the market at time when transactions are made। अब ये एक्सचेंज रेट वो है जो उस टाइम, जिस टाइम पे ट्रांजैक्शंस होता है ये उसी टाइम पे प्रिवेल किया जाता है ना, हैंड टू हैंड। इट रिलेट्स ओनली टू स्पॉट ट्रांजैक्शंस। अब ये सिर्फ स्पॉट ट्रांजैक्शन से ही रिलेट करता है इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। फिर हम जब बात करते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट की, तो इट इज दैट एक्सचेंज रेट विच फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस आर टू बी ऑनर्ड, जिसमें फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस को हम बात करते हैं, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस की हम बात करते हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद द स्पॉट ट्रांजैक्शन। अब इसका स्पॉट ट्रांजैक्शन से यानी कि करंट ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। इन फैक्ट फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज अ सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड एक्सचेंज रेट। अब ये जो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है एक तरीके की क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सचेंज रेट टू बी एप्लीकेबल फॉर द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर साइंड टुडे। ये उन ट्रांजैक्शंस के लिए हैं जो कि आज साइन किए गए हैं, लेकिन इनकी जो डिलीवरी है वो फ्यूचर के लिए है, बट आर टू बी ऑनर्ड सम टाइम इन दी
फ्यूचर। ओके, सो आई होप कि स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट एक्सचेंज रेट क्या है ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो आज के इस वीडियो में हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में जितना कुछ भी पढ़ा है, आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, क्योंकि सिर्फ आप अपना भला करो और उनका नहीं करो, ये तो कोई फ्रेंडशिप नहीं हुई। तो आप उनके साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।